So now the last video of the last chapter in which we'll discuss about some vaccination programs सही है और इसके साथ एंटीजेनिक शिफ्ट को भी समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये कवर करते हैं कि पुअर रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स ड्यू टू। अब देखो वैक्सीन्स आप किसी को दे देते हो, ठीक है, कोई वैक्सीनेटेड हो जाता है, उसके बावजूद उसकी बॉडी में पुअर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन एंड डोंट हैव इनफ प्रोटीन्स टू मेक एंटीबॉडीज़ और क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। या तो वो किसी मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, यानी कि खाने की कमी हो रही है, कहीं कहत कहत पड़ गया तो उसकी वजह से खाने की कमी हो रही है, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में हर चीज़ ज़रूरी है, तो आपको खाना पड़ता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन बनाए, ठीक है, और फिर प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी बनाए, या फिर आपकी बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स हैं ही नहीं ऑलरेडी जो एंटीबॉडी बना सकें या क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स बना सकें, तो उसकी वजह से हमारे पास हम ये कहते हैं कि वैक्सीन देने के बावजूद बॉडी में पुअर रिस्पॉन्स होता है, कोई रिस्पॉन्स खास नहीं होता, या फिर डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम एंड डोंट डेवलप नेसेसरी बी एंड टी सेल क्लोन्स। बात समझ आ रही है? या तो फिर उसका इम्यून सिस्टम ही डिफेक्टिव है जो कि फिर बी और टी सेल्स को नहीं बनाता या उनके क्लोन्स को नहीं बनाता, ठीक है। तो इन सारे केसेस में वैक्सीन देने का भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। आप समझेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को। इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। आप स्मॉल पॉक्स पढ़कर आए ऑलरेडी, आप स्मॉल पॉक्स पढ़कर आए हो, अब हम इसके इरेडिकेशन को समझेंगे। सबसे पहले तो इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को समझते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो सबसे पहले वेरियोला वायरस वॉज स्टेबल, इट डिडंट म्यूटेट एंड चेंज सेल सरफेस एंटीजेंस। हमने पढ़ा कि वेरियोला वायरस जो है वो ऐसा वायरस होता है जो कि म्यूटेट नहीं करता, ठीक है, और अपने एंटीजन के शेप को चेंज नहीं करता, उसके एंटीजन का शेप एक ही रहता है और चेंज नहीं होता, तो ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर बेनिफिशियल इन अ सेंस कि वैक्सीन वॉज मेड फ्रॉम अ हार्मलेस स्ट्रेन ऑफ अ सिमिलर वायरस, अ लाइव वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। देखो सबसे पहली बात ये कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो वायरस है जो कि म्यूटेट नहीं करता और उसके सेल सरफेस एंटीजन्स चेंज नहीं होते, तो ये वेरियोला वायरस कहलाता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेबल वायरस है और इसकी वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसका ट्रीटमेंट भी आराम से किया जाएगा, क्योंकि जब ये म्यूटेट नहीं होता तो फिर हम इसको वही दवाई देंगे ना और उसी एंटीजन के ख़िलाफ़ वो दवाई बनेगी, तो म्यूटेट होने के चांसेस ही नहीं है कोई, ना चेंज होने के चांसेस हैं एंटीजन के, तो फिर वो बीमारी आराम से ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। Now we just thinking about the vaccine made from a harmless strain of a similar virus, such as a live vaccine is more effective, sorry। हमारे पास जो लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वो वैक्सीन जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म के एंटीजन से बनी हो या वो एंटीजन जो कि लाइव ऑर्गेनिज्म से बना हो, ठीक है। एक होता है हमारे पास डेड एंटीजन, एक होता है लाइव एंटीजन। जो लाइव एंटीजन है वो बेनिफिशियल होगा, उसमें वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द डेड एंटीजन, ठीक है, यानी कि लाइव वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव दैन द डेड वैक्सीन। और उसके अलावा हम वैक्सीन में क्या क्या कौन कौन से स्ट्रेंस को यूज़ करते हैं उस वायरस के? हार्मलेस। हमने इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पे पढ़ी थी, टॉक्सॉइड या पैटेनोइडेड ऑर्गेनिजम्स, ओके। और प्रीवियस वीडियो देख कर आ जाओ, क्योंकि देखो तुम अपनी सारी वीडियोस को एक साथ लेके चलना, एक साथ देखो, सारे लेक्चर्स को एक साथ साथ करके बारी बारी सुनो, तो तुम्हें फिर समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ लिंक हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, बीच में से कहीं देखोगे तो हो सकता है समझ ना आए, ठीक है। इन्फेक्टेड पीपल कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। इसी तरीके से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आराम से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, क्योंकि जब ये वायरस स्टेबल है और म्यूटेट और चेंज नहीं हो सकता तो फिर आराम से पता लग जाएगा कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, क्योंकि वो वायरस म्यूटेट तो कर नहीं रहा, एक ही जगह पर है, मतलब म्यूटेट नहीं कर रहा इन अ सेंस कि वो जिस तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो अपने आप को उसी सिमिलर कॉपी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू या जो भी, लेकिन वो फिर चेंज नहीं हो रहा कि डिफरेंट शेप्स कर रहे हैं अपनी, नो, इस तरह नहीं है, तो आइडेंटिफाई आराम से हो जाएंगे। वैक्सीन वॉज फ्रीज ड्राइड एंड कैन बी केप्ट एट हाई टेम्परेचर्स फॉर एज लॉन्ग एज 6 months। फ्रीज ड्राइड का मतलब है कि 6 महीने तक, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे तक या काफ़ी लंबे महीने तक वो वैक्सीन जो आप बना रहे हो उसे आप हाई टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। समझ आ रही है बात? क्यों? ज़्यादा टेम्परेचर उस वैक्सीन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, दिस इज़ द की पॉइंट। और उसी के साथ साथ डिडंट अफेक्ट एनिमल्स पर कोई इफेक्ट नहीं करती, सच एज ईजियर टू ब्रेक ट्रांसमिशन साइकिल।
अब इसी तरीके से ट्रांसमिशन साइकिल को ब्रेक डाउन करना आराम से हो जाएगा। यानी कि ट्रांसमिशन साइकिल क्या थी, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी का फैलना, क्या एक बंदे को दूसरे बंदे से, फिर दूसरे बंदे 4 बंदे को मजीद, फिर 4 बंदे 6 बंदों को बीमारियाँ पहुँचा रहे हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पर एनिमल्स को कोई इफेक्ट नहीं पहुँच रहा है इस वैक्सीन से, तो फिर हमें कह सकते वैक्सीन से, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो बीमारी है इसकी ट्रांसमिशन आराम से टूट जाएगी, आराम से टूटेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो आपको इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स में समझ आता। बाकी स्मॉल पॉक्स का जो बीमारी है कि होती कैसे, वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब प्रीवियस लेक्चर 2 में बताया था शायद ही आप, तो वहाँ से देखकर आ जाओ। अब समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी इंटरप्ट्स ट्रांसमिशन इन अ पॉपुलेशन so that those who are susceptible never encounter the infectious agents concerned. अब यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की टर्मिनोलॉजी समझिए। हर्ड इम्यूनिटी इन अ वेरी इजी टर्मिनोलॉजी ये है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। लाइक फॉर सपोज हमारे पास हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास 20 लोग हैं, ठीक है, 20 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से हम लोगों ने 10 लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया और बाकी के 10 लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर एक बंदे को फॉर सपोज वायरस हो गया, पहली बात तो ये कि जो 10 वैक्सीनेटेड है उनको तो वायरस होगा नहीं, या उनको तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ, हमने ये सीखा, हमें ये पता चला हर्ड इम्यूनिटी में कि हमारे पास जो वैक्सीनेटेड पर्सन हैं, वैक्सीनेटेड पीपल हैं, वो वैक्सीनेटेड पीपल कभी भी उनको वायरस वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है, उन्हें वो डिज़ीज़ नहीं होगा, या उसके चांसेस बहुत लो होंगे। तो इन अदर वर्ड्स जब उससे वो डिज़ीज़ नहीं होने वाला, जब उससे वो डिज़ीज़ नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 50% ऑफ द मेजॉरिटी इज़ सेफ फ्रॉम द डिज़ीज़, उस बीमारी से महफूज है। अब बाकी बचे जो 10, अब जो 10 बचे ना, अगर उन 10 में से 5 का इम्यून सिस्टम वीक भी है, तो आपने 10 लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद ये बता दिया कि यहाँ पर बीमारी के चांसेस लो हैं। अगर 20, अब खुद सोचो, अगर 20 बंदे और सारे अनवैक्सीनेटेड होते तो हम कह सकते थे बीमारी तो आराम से फैलेगी, लेकिन अब चूँकि 10 बंदे वैक्सीनेटेड हैं तो हम कहेंगे कि बाकी 10 को बीमारी तो हो सकती है लेकिन चांसेस लो हैं, क्योंकि हो सकता है उसे बीमारी हो जाए या उसके अंदर अटैक करने की कोशिश करे वायरस जो वैक्सीनेटेड हो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस लिहाज से ये थोड़े से हम इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि एक पोर्शन ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड है। अब अगर आप इसका मज़ीद कंक्लूजन या मज़ीद आप क्वेश्चंस बनाना चाहो अपनी मर्ज़ी से कि अगर बाकी के 10 लोगों में से एक बंदे को बीमारी हो गई तो फिर भी वो कितनी फैलाएगा, क्या वो पूरी मेजॉरिटी में सबको बीमारी कर देगा? नो, हो सकता है कि किसी को बीमारी ना हो, किसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, लाइक एक बंदा हो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, चलो बाकी के 9 बचे, एक को तो इन्फेक्शन हो गया तो 8 बचे, बाकी के 8, क्योंकि बाकी के तो 10 वैक्सीनेटेड है, 8 जो कि अब अनवैक्सीनेटेड थे, एक को बीमारी हो गई है और एक जो इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसे नहीं हो सकती, लेकिन बाकी 8 भी तो बचे, तो उन 8 को ही होगा। अब 20 में से सिर्फ 8 बंदों को बीमारी हुई है, तो 20 में से 8 को बीमारी होगी और बाकी के 12 सेफ़ हैं। तो कॉमन सेंस समझ आ रही है तुम्हें यहाँ पर, दिस इज़ द हर्ड इम्यूनिटी। तो इसी वजह से कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बीइंग वैक्सीनेटेड, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी कायम हो जाती है, और फिर वो बंदे जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो उनको भी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर 4 बंदे और 4 में से 3 वैक्सीनेटेड है और एक अनवैक्सीनेटेड है, तो हो सकता है कि वो जो 3 वैक्सीनेटेड थे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, आपने वैक्सीन दे दी उनको और स्ट्रॉन्ग हो गया, और एक बंदा था जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक था लेकिन उस जगह पर बीमारी नहीं हुई, तो इससे क्या हुआ, जो बंदा जिसका इम्यून सिस्टम वीक था वो भी बच गया, वो भी प्रोटेक्ट हो गया। कैसे? बाकी तीनों पे अटैक किया वायरस ने, उन पर नहीं हुआ, या हो सकता है बाकी 2 पे अटैक किया हो, 1 पे अटैक किया हो, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेटेड थे तो इफेक्ट नहीं पड़ा कुछ भी। लेकिन एक बंदा जो कि वीक इम्यून सिस्टम रखता था, क्योंकि वायरस ने उस पर अटैक ही नहीं किया, उन्होंने तो उस पर क्या जो वैक्सीनेटेड थे, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, कि वो मेजॉरिटी में वैक्सीनेटेड पीपल अच्छी खासी तादाद में होते हैं और वो वैक्सीनेशन की वजह से वो बंदे जो वैक्सीनेटेड नहीं होते या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो बच जाते हैं बीमारी से। दिस इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब समझो ये कि वाई मीजल्स, कोलेरा, मलेरिया एंड टीबी हैव नॉट बीन एरेडिकेटेड। भाई ये बीमारियाँ भी तो थी आपने पढ़ी थी, ये एरेडिकेटेड क्यों नहीं होती हैं? देखो एंटीजन वेरिएशन समझो यहाँ पर, इसका आंसर सिंपल एंटीजन वेरिएशन है, जो कि हमारे पास 2 किस्म की है, एक एंटीजन ड्रिफ्ट, एक होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब है, एंटीजेनिक वेरिएशन का मतलब है वेरिएशन इन द एंटीजेंस। यहाँ पर समझो ड्रिफ्ट और शिफ्ट का मतलब, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि माइनर चेंजेस इन द वायरल एंटीजन मेमोरी सेल्स आर स्टिल एबल टू रिकॉग्नाइज देम एंड स्टार्ट अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको उर्दू में भी समझाने की ज़रूरत है, इट्स वेरी ईजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि माइनर सा चेंज आया है वायरल एंटीजन में, माइनर सा, बहुत हल्का सा, बहुत कम सा,
ठीक है, बहुत थोड़ा सा चेंज आया है किसमें, एंटीजन के, वायरस के एंटीजन में। इस वायरल एंटीजन के माइनर से चेंज की वजह से स्टिल मेमोरी सेल्स आर एबल टू डिटरमिन कि ये वायरस कौन सा है, कि वो थोड़ा सा चेंज भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा चेंज है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये वही वायरस है, और उसके खिलाफ फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। यहाँ ये की पॉइंट समझ आया। दिस इज़ फॉर द एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब एंटीजेनिक शिफ्ट समझते, मेजर चेंजेस इन द एंटीजन स्ट्रक्चर, मेजर चेंज हो गया एंटीजन के स्ट्रक्चर में, पूरा चेंज हो गया। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, करेंटली देयर आर नो इफेक्टिव वैक्सीन फॉर डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोटिस्ट एज दे आर यूकैरियोट्स विद मैनी मोर जीन्स सच एज मलेरिया, ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन एंटीजन। देखो मलेरिया में आपने मलेरिया पढ़कर आए हो अभी प्रीवियस फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हम पूरा मलेरिया पढ़कर आए, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जीन्स किस तरह से हर स्टेज में चेंज हो रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, अलग अलग एंटीजन्स है ना। लेकिन प्रोटोटिस्ट क्या बेसिकली हमारे पास वो हैं जो कि ना यूकैरियोट्स हैं ना प्रोकैरियोट्स हैं, इस तरह के वैक्सीन, वो इस तरह के यूकैरियोट्स हैं क्योंकि उनके पास जीन्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है, और ऐसे चीज़ों के लिए वैक्सीन्स नहीं होती क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेजरली चेंज होते रहते हैं। अब मेजर चेंजेस आएंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसको ट्रीटमेंट करें। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी दी हुई हैं सच एज मलेरिया, जिसकी हर स्टेज में एंटीजन चेंज हो रहा है, और अभी पढ़कर भी आ जाए प्रीवियस वीडियो में। मीजल्स की बात करते रहेंगे तो पुअर रिस्पॉन्स बाय सम चिल्ड्रन नीड सेवरल बूस्टर शॉट्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास मीजल्स जिस बच्चे को भी होते हैं, बेसिकली ये पुअर रिस्पॉन्स होता है इन द बॉडी, वो बच्चे जिनकी बॉडी में पुअर रिस्पॉन्सेज होता है, अब सारे बच्चों में नहीं होता लेकिन कुछ कुछ बच्चों में पुअर रिस्पॉन्स होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, और पुअर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, उन्हें बूस्टर चाहिए होता है अपनी बॉडी में। अब बूस्टर्स पे पढ़कर आए हो, सब पढ़ के आए हो आप, तो वो बूस्टर क्यों चाहिए, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना, उसको ट्रिगर करना, उसको स्टिमुलेट करना ताकि वो बूस्ट करे, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ये चीज़ एबिलिटी नहीं रखती कि वो उस वायरस के ख़िलाफ़ लड़े। तो इस वजह से भी वैक्सीन्स के नुकसान है यहाँ पर, मतलब बेसिकली द जेनेटिक शिफ्ट की वजह से हम वैक्सीन्स या रेडिकेशंस नहीं होती यहाँ पर। कोलेरा मैनी स्ट्रेन्स, कोलेरा में बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से क्या मलेरिया की बात करेंगे तो टू मैनी स्टेजेस एंटीजेनिक वेरिएशंस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हर स्टेज में क्योंकि एंटीजन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वेरिएशन हो रही है। वेरिएशन का मतलब ये कि वैरायटी, काफ़ी चीज़ों की वैरायटी है। इफ इट अबाउट टीबी, सिम्टम्स में नॉट बी शोन, किसी बंदे को टीबी हो लेकिन उसका सिम्टम उसे नहीं पता। अब सिम्टम नहीं पता कि तुम बता सकते हो कि उस बंदे को टीबी है, नहीं, नो, नहीं बता सकते। सिम्टम तो कोई बुखार हो, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम कुछ तो हो, तो कुछ भी नहीं होगा तो उसको टीबी है, लेकिन कुछ भी नहीं है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको टीबी है, तो हमें कैसे बता सकते हैं कि है। दिस वॉज हाउ सम एवर वी अंडरस्टैंड अबाउट द एंटीजेनिक शिफ्ट ऑल्सो। ओके, मेजर चेंज आता है, और मेजर चेंज की वजह से वैक्सीन्स काम करना छोड़ देती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, माइनर चेंज पे काम कर देती हैं। And I hope you understand everything about this chapter. Nothing else is covered. और finally आपका ये chapter भी completed है. Now you are supposed to do the topicals with the yearlies. अब yearlies भी करना शुरू कर दो because time is very less. तो अब yearlies करो ताकि A stars आ जाएं. I'll see you in the next video. अगर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो comment कर सकते हो. I'll see you in the next video. Till that, take care.